गणित के पेंदे में एक छेद है, एक ऐसा छेद जिसकी वजह से हम सब कुछ निश्चित तौर पर कभी भी नहीं जान पाएंगे। हमेशा ऐसे स्टेटमेंट रहेंगे जो कि सही तो हैं लेकिन उन्हें सही साबित नहीं किया जा सकता। अब बात यह है कि कोई नहीं जानता कि वो स्टेटमेंट असल में कौन से हैं, लेकिन वे शायद ट्विन प्राइम कंजक्चर जैसा कुछ हो सकते हैं। ट्विन प्राइम वो नंबर हैं जो केवल एक नंबर से सेपरेट होते हैं, जैसे कि 11, 13, 17 और 19। और जैसे जैसे आप नंबर लाइन पर ऊपर जाते हैं, प्राइम नंबर कम होते जाते हैं और ट्विन प्राइम तो और भी कम। लेकिन ट्विन प्राइम कंजक्चर यानी अनुमान ये है कि ट्विन प्राइम असीमित संख्या में है, ये कभी खत्म नहीं होते। अभी तक किसी ने भी इस अनुमान को सही या गलत साबित नहीं किया है। लेकिन मजेदार बात यह है कि हम कभी भी ये जान नहीं सकते, क्योंकि जो साबित हो चुका है वो ये है कि मैथमेटिक्स के ऐसे किसी भी सिस्टम में, जिसे आप बेसिक अर्थमेटिक कह सकते हैं, हमेशा ही ऐसे सच्चे स्टेटमेंट रहेंगे जिन्हें साबित करना नामुमकिन है। और यही लाइफ है। खास तौर पर यह गेम ऑफ लाइफ, जिसे गणितज्ञ जॉन कॉनवे द्वारा 1970 में बनाया गया था। दुख की बात है कि 2020 में कोविड-19 से उनका निधन हो गया। कॉनवे का गेम ऑफ लाइफ स्क्वायर सेल्स की एक इन्फिनिट यानी अनंत ग्रिड पर खेला जाता है। हर सेल या तो जीवित है या मृत है, और इस खेल के केवल दो ही नियम हैं। एक, किसी भी मरे हुए सेल के यदि ठीक 3 पड़ोसी हों तो वो जिंदा हो जाता है, और 2, किसी भी जिंदा सेल के 2 से कम या 3 से अधिक पड़ोसी हैं तो वो मर जाता है। एक बार जब आप इन सेल्स का प्रारंभिक अरेंजमेंट जमा लेते हैं तो इन 2 नियमों द्वारा इनकी अगली जनरेशन तैयार होती है, और फिर उसके बाद दूसरी, और उसके बाद एक और फिर वगैरह वगैरह। ये पूरी तरह से ऑटोमेटिक है। कॉनवे इसे एक 0 प्लेयर गेम कहते थे, लेकिन नियम सरल होने के बावजूद इस खेल में कई प्रकार के व्यवहार उत्पन्न हो सकते हैं। कुछ पैटर्न स्टेबल होते हैं और एक बार बन जाने के बाद वे कभी नहीं बदलते। कुछ दूसरे पैटर्न एक लूप में आगे पीछे दोलन करते रहते हैं, और कुछ इस ग्रिड पर हमेशा के लिए चलते रहते हैं, स्लाइडर की तरह। कई पैटर्न अपने आप ही खत्म हो जाते हैं, लेकिन कुछ लगातार बढ़ते चले जाते हैं और नए सेल्स का निर्माण करते रहते हैं। अब आपको लग रहा होगा कि इस खेल के नियम इतने सरल हैं कि आप किसी भी पैटर्न को देखकर बता सकते हैं कि उसका क्या होगा। क्या वो आखिर में एक स्टेबल स्टेट में पहुंच जाएगा, या फिर बिना लिमिट के बढ़ता चला जाएगा। लेकिन यह पता चला है कि इस सवाल का जवाब देना असंभव है। कॉनवे के गेम ऑफ लाइफ में किसी पैटर्न का नतीजा तय करना मुमकिन नहीं है। मतलब ऐसा कोई भी एल्गोरिदम नहीं है जो एक सीमित समय में इस प्रश्न का उत्तर देने की गारंटी देता है। आप हमेशा पैटर्न को चलाने का प्रयास कर सकते हैं और देख सकते हैं कि क्या होता है। मेरा मतलब है कि इस खेल के नियम भी आखिरकार एक तरह के एल्गोरिदम ही हैं, लेकिन ये आपको कोई भी जवाब देने की गारंटी नहीं देते, क्योंकि अगर आप इसे 1 लाख पीढ़ियों तक चलाएं तो भी आप ये नहीं कह पाएंगे कि ये हमेशा चलता रहेगा, या सिर्फ 2 मिलियन पीढ़ियों तक, या 1 अरब, या फिर गूगल प्लेक्स तक। क्या गेम ऑफ लाइफ में ऐसा कुछ खास है जो कि इसे अनिश्चित बनाता है? नहीं। असल में बड़ी तादाद में ऐसे सिस्टम हैं जो कि अनिश्चित हैं, जैसे वांग टाइल्स, क्वांटम फिजिक्स, एयरलाइन टिकटिंग सिस्टम, और यहां तक कि मैजिक द गैदरिंग भी। ये समझने के लिए कि इन सभी जगहों पर अनिर्णय की स्थिति कैसे दिखाई देती है, हमें आज से लगभग 150 साल पहले हुए गणित में एक बहुत ही बड़े विद्रोह को समझना होगा। 1874 में एक जर्मन गणितज्ञ जॉर्ज केंटर ने एक पेपर प्रकाशित किया जिसने गणित की एक नई ब्रांच को लॉन्च किया, जिसे सेट थ्योरी कहा जाता है। एक सेट असल में वस्तुओं का एक अच्छी तरह से परिभाषित कलेक्शन है, जैसे आपके पैरों के जूते एक सेट हो गए, और जैसे दुनिया के सभी प्लेनेटोरियम एक सेट हो गए। एक ऐसा सेट है जिसमें कुछ भी नहीं है, वो खाली सेट है, और एक सेट वो है जिसमें सब कुछ आ जाता है। अब केंटर एक ऐसे नंबर्स के सेट के बारे में सोच रहा था जैसे कि नेचुरल नंबर्स, पॉजिटिव इंटीजर जैसे 1, 2, 3, 4 इत्यादि। ऐसे रियल नंबर जिनमें 1/3 और 5/2 जैसे फ्रैक्शन शामिल हों, और इर्रेशनल नंबर जैसे कि पाई, ई और 2 का स्क्वायर रूट। बेसिकली ऐसा कोई भी नंबर जिसे एक इन्फिनिटी डेसिमल के रूप में दर्शाया जा सकता है। उसके मन में सवाल उठा कि 0 और 1 के बीच में नेचुरल नंबर्स ज्यादा हैं या फिर रियल नंबर्स ज्यादा हैं। इसका जवाब एकदम साफ लग सकता है कि दोनों ही अनंत संख्या में हैं, तो दोनों सेट के एक ही साइज होने चाहिए। लेकिन इस लॉजिक की जांच करने के लिए केंटर ने एक इनफिनिट लिस्ट की कल्पना की, जिसमें एक तरफ नेचुरल नंबर लिखे हों और दूसरी तरफ उनके हर एक से मेल खाता 0 से 1 के बीच का एक रियल नंबर हो।
अब क्योंकि हर रियल नंबर एक इन्फिनिटी डेसिमल है, इसलिए इनमें पहला कोई नहीं है, तो हम उन्हें किसी भी रैंडम क्रम में लिख सकते हैं। बस इस बात का ध्यान रखना है कि हम उन सभी को बिना दोहराए लिखें और उनमें से हर एक को एक इंटीजर के साथ लाइन से जमाएं। यदि हम ऐसा तब तक कर सकें जब तक इनमें से एक भी ना बचे, तब तो ये साबित हो जाएगा कि नेचुरल नंबर का सेट और 0 से 1 के बीच के रियल नंबर का सेट एक ही साइज के हैं। तो मान लीजिए हमने ऐसा कर लिया है। हमारे पास एक कंप्लीट इन्फिनिटी लिस्ट है जिसमें हर इंटीजर एक इंडेक्स नंबर की तरह काम करता है, जो कि लिस्ट के हर रियल नंबर के लिए एक यूनिक पहचान करता है। अब कैंटर कहते हैं कि नए रियल नंबर लिखना शुरू करो, और हम इसे कुछ ऐसे करेंगे। पहले नंबर का पहला डिजिट लिखेंगे और उसमें एक जोड़ देंगे, फिर दूसरे नंबर का दूसरा डिजिट लेकर उसमें भी एक जोड़ देंगे, तीसरे नंबर का डिजिट में भी एक जोड़ देंगे, और लिस्ट के अंत तक हम ये करते रहेंगे। यदि कोई नंबर 9 है तो उसे वापस 8 कर देंगे, और जब ये प्रक्रिया दोहराते हुए हम अंत तक पहुंचेंगे तो हमारे पास 0 और 1 के बीच का एक रियल नंबर होगा। लेकिन अब समस्या ये शुरू होती है, ये नंबर हमारी लिस्ट में कहीं भी नहीं दिखाई देता है। ये पहले डेसिमल स्थान के पहले नंबर से अलग है, दूसरे डेसिमल स्थान के दूसरे नंबर से अलग है, और इसी तरह ये नीचे तक चलता है। इसको लिस्ट के हर नंबर से कम एक डिजिट से अलग होना चाहिए, डायगोनल पर जो नंबर है। इसलिए इसे कैंटर का डायगोनलाइजेशन प्रूफ कहते हैं। ये दर्शाता है कि 0 और 1 के बीच में उससे ज्यादा रियल नंबर हैं, जितने इन्फिनिटी तक जाते हुए नेचुरल नंबर हैं। इसलिए सभी इन्फिनिटी एक साइज की नहीं होती हैं। कैंटर इन्हें काउंटेबल और अनकाउंटेबल इन्फिनिटीज कहते हैं, और असल में ऐसी बेशुमार अनकाउंटेबल इन्फिनिटीज हैं जो कि इससे भी बड़ी हैं। अब कैंटर का काम गणित के लिए एक और झटका था। 2000 वर्षों तक यूक्लिड के एलिमेंट्स को गणित का आधार माना जाता था, लेकिन 19वीं शताब्दी के आते आते लोबाशवेस्की और गॉस ने गैर यूक्लिडियन ज्यामिति की खोज कर डाली, और इसने गणितज्ञों को अपनी फील्ड की नींव को और करीब से जांच करने के लिए प्रेरित किया। और जो कुछ उन्होंने देखा वो उन्हें अच्छा नहीं लगा। कैलकुलस के केंद्र में लिमिट रखने का आइडिया बड़ा ही कमजोर रूप से परिभाषित निकला, और अब कैंटर ये दिखा रहे थे कि इन्फिनिटी अपने आप में ही किसी की भी कल्पना से कहीं अधिक जटिल थी। इस सारी उथल पुथल के बीच 1800 की सदी के अंत में मैथमेटिक्स में दरारें पड़ गईं, और गणितज्ञों के बीच एक बहुत ही बड़ी बहस छिड़ गई। एक तरफ इंट्यूशनिस्ट के समर्थक थे जो कि कैंटर के काम को बकवास मानते थे। उनका यकीन था कि गणित मानव दिमाग की एक शुद्ध रचना थी, और कैंटर की इन्फिनिटी वास्तव में नहीं होती है। हेनरी पॉइंकेर ने कहा कि आने वाली पीढ़ियां सेट थ्योरी को एक ऐसी बीमारी मानेंगी जिससे वे ठीक हो चुके हैं। लियोपोल्ड क्रोनकर ने कैंटर को एक विज्ञान का छलावेबाज और युवाओं को भ्रष्ट करने वाला कह दिया, और उसने कैंटर को उनकी मनचाही नौकरी पाने से रोकने की कोशिश की। दूसरी तरफ थे फॉर्मलिस्ट। उनका मानना था कि कैंटर की सेट थ्योरी के जरिए गणित को एक बिल्कुल सुरक्षित और लॉजिकल नींव पर रखा जा सकता है। फॉर्मलिस्ट के इनफॉर्मल लीडर थे जर्मन गणितज्ञ डेविड हिल्बर्ट। हिल्बर्ट एक जीते जागते लेजेंड थे, एक बेहद प्रभावशाली गणितज्ञ जिन्होंने गणित के लगभग हर क्षेत्र में काम किया था। उन्होंने जनरल रिलेटिविटी पर तो आइंस्टाइन तक को पीछे छोड़ दिया था। उन्होंने पूरी तरह से नए मैथमेटिकल कॉन्सेप्ट विकसित किए थे जो कि क्वांटम मैकेनिक्स के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण थे। उन्हें पता था कि कैंटर का काम वाकई शानदार था। हिल्बर्ट को इस बात का पूरा यकीन था कि अगर सेट थ्योरी पर आधारित मैथमेटिकल प्रूफ का एक अधिक फॉर्मल और कठोर सिस्टम बनाया जाए तो वो पिछली शताब्दी में फेस की गई प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर सकता है। कोई भी हमें उस स्वर्ग से नहीं निकालेगा जिसे कैंटर ने बनाया है, हिल्बर्ट ने घोषणा कर दी। लेकिन 1901 में बर्ट्रैंड रसल ने कैंटर की सेट थ्योरी में एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम पकड़ ली। रसल को यह पता था कि यदि सेट्स में कुछ भी समा सकता है तो वे अन्य सेट्स को यहाँ तक कि खुद को भी शामिल कर सकते हैं। उदाहरण के लिए सभी सेट्स के सेट को अपने आप को उसी तरह समा लेना चाहिए जैसे कि उन सेट्स का सेट करता है जिनमें 5 से ज्यादा एलिमेंट्स होते हैं। आप उन सभी सेट्स के बारे में भी बात कर सकते हैं जिनमें वे खुद को शामिल कर लेते हैं, लेकिन इससे सीधे तौर पर एक समस्या खड़ी हो जाती है। आर के बारे में क्या कहेंगे जो उन सभी सेटों का सेट है जिसमें वे स्वयं शामिल नहीं हैं। यदि आर स्वयं को अपने में नहीं समाता तो उसे स्वयं को समाना जरूरी है, लेकिन अगर आर खुद को समाये हुए है तो परिभाषा के अनुसार इसे खुद को नहीं समाना चाहिए। तो आर खुद को तभी शामिल कर सकता है जब वो ये नहीं कर रहा होगा। रसल को एक और सेल्फ रेफरेंस वाला पैराडॉक्स यानी कि विरोधाभास मिल गया जो कि उन्होंने एक बालों वाले उदाहरण से समझाया। मान लीजिए एक गांव में सिर्फ वयस्क आदमी रहते हैं जहां दाढ़ी को लेकर एक बड़ा अजीब कानून है। उस कानून के तहत गांव के नाई को गांव के उन सभी पुरुषों की दाढ़ी बनानी है जो खुद की दाढ़ी नहीं बनाते हैं, लेकिन नाई खुद भी गांव में रहता है और वो एक आदमी है, तो अगर वो खुद को शेव नहीं करता है तो उसे शेव कौन करता है?
तो नाई को खुद को शेव करना होगा, लेकिन नाई खुद को शेव नहीं कर सकता क्योंकि नाई किसी ऐसे आदमी को शेव नहीं कर सकता है जो कि खुद को शेव करता है। इसलिए नाई को खुद को शेव तभी और सिर्फ तभी करना चाहिए जब वो खुद को शेव नहीं कर रहा है। ये एक विरोधाभास है। इंट्यूशनिस्ट ने रसेल के पैराडॉक्स पर बहुत ही खुशियां मनाई, ये सोचकर कि इसने सेट थ्योरी को पूरी तरह त्रुटिपूर्ण साबित कर दिया है। लेकिन जर्मेलो और हिल्बर्ट स्कूल के अन्य गणितज्ञों ने सेट के कॉन्सेप्ट को ही सीमित करके समस्या का समाधान निकाल दिया। इसलिए उदाहरण के लिए सभी सेटों के कलेक्शन को अब एक सेट नहीं माना जाता था और न ही उन सेट्स के कलेक्शन को जिनमें वे खुद शामिल नहीं है। इससे सेल्फ रेफरेंस से पैदा होने वाले पैराडॉक्स खत्म कर दिए गए। हिल्बर्ट और दूसरे फॉर्मलिस्ट अब इस समस्या से लगभग बाहर आ चुके थे, लेकिन सेल्फ रेफरेंस इतनी आसानी से पीछा छोड़ने वाला नहीं था। अब हम सीधे 1960 के दशक में पहुंच जाते हैं, जहां मैथमेटिशियन हाओ वांग इन जैसे चौकोर टाइल्स के साथ खेल रहे थे, जिनकी हर साइड पर एक अलग रंग था। इसके नियम ये थे कि टच होने वाले किनारे एक ही कलर के होने चाहिए और आप टाइल्स को ना तो रोटेट कर सकते हैं, ना ही रिफ्लेक्ट कर सकते हैं, केवल स्लाइड कर सकते हैं। अब सवाल ये था कि अगर आपको इन टाइल्स का कोई भी एक सेट दिया जाता है तो क्या आप बता सकते हैं कि वे किसी सतह को टाइल कर पाएंगे या नहीं? मतलब ये कि क्या वे बिना किसी गैप के इन्फिनिटी तक जुड़ते जाएंगे? नतीजा ये निकला कि आप किसी भी मनमाने टाइल के सेट के बारे में ये नहीं बता सकते। ये प्रॉब्लम डिसाइड नहीं हो सकती, बिल्कुल कॉनवे के गेम ऑफ लाइफ में किसी पैटर्न के भाग्य की तरह। असल में ये बिल्कुल वही समस्या है और ये समस्या आखिर सेल्फ रेफरेंस से ही खड़ी होती है। हिल्बर्ट और फॉर्मलिस्ट को यही पता चलने वाला था। हिल्बर्ट मैथमेटिकल प्रूफ का एक नया सिस्टम विकसित करना चाहते थे ताकि वे गणित की नींव को सुरक्षित कर सकें। सिस्टम ऑफ प्रूफ का आइडिया काफी पुराना था और प्राचीन यूनानियों के जमाने में प्रचलित था। ये शुरू होता है एक्सियम से, जो वो बेसिक स्टेटमेंट होते हैं जिन्हें सत्य माना जाता है, जैसे कि दो बिंदुओं के बीच में एक सीधी रेखा खींची जा सकती है। फिर उन एक्सियम्स को लेकर प्रूफ तैयार किए जाते हैं जो कि अनुमान के नियमों का उपयोग करते हैं। ये नए स्टेटमेंट्स को प्राप्त करने के लिए मौजूदा स्टेटमेंट्स का उपयोग करने के तरीके होते हैं और इन्हें सत्य की रक्षा के लिए चुना जाता है। मौजूदा कथन सत्य हैं तो नए भी सत्य हैं। हिल्बर्ट को प्रूफ्स का एक फॉर्मल सिस्टम तैयार करना था, एक सिंबॉलिकल लॉजिकल भाषा जिसमें उन सिंबल्स के लिए मैनिपुलेशन रूल्स का एक कठोर सेट होता। लॉजिकल और मैथमेटिकल स्टेटमेंट्स को फिर इस सिस्टम में ट्रांसलेट किया जा सकता था, जैसे कि अगर आप एक बुक को ऊपर से छोड़ते हैं तो वो गिरेगी। इसे हम ए और बी और कोई भी इंसान अमर नहीं होता को हम इस तरह दर्शा सकते हैं। हिल्बर्ट और फॉर्मलिस्ट गणित के एक्सियम्स को व्यक्त करना चाहते थे एक फॉर्मल सिस्टम के तहत, सिंबॉलिक स्टेटमेंट्स के रूप में, और वे अनुमान के नियमों को सिंबल मैनिपुलेशन के सिस्टम के रूल्स की तरह स्थापित करना चाहते थे। इसलिए रसल ने अल्फ्रेड नॉर्थ व्हाइटहेड के साथ मिलकर डेवलप किया एक इसी तरह का फॉर्मल सिस्टम जो कि 1913 में प्रकाशित हुई उनकी 3 वॉल्यूम की किताब प्रिंसिपिया में शामिल था। प्रिंसिपिया मैथमेटिका बहुत बड़ा है, जिसमें लगभग 2000 पन्ने हैं जो कि घने मैथमेटिकल नोटेशन से भरे हुए हैं। इसमें 762 पन्ने तो केवल उस प्रूफ तक पहुंचने में लग जाते हैं जिसमें 1 और 1 मिलकर 2 के बराबर होता है। इस बिंदु तक आते आते रसल और व्हाइटहेड बड़े रूखे अंदाज में टिप्पणी करते हैं। उपरोक्त प्रोपोजिशन कभी कभी उपयोग होता है। इन ऑथर्स ने मूल रूप से इसका चौथा वॉल्यूम भी प्लान किया था, लेकिन इसमें कोई आश्चर्य की बात नहीं है कि अब वे काफी थक चुके थे और इसे नहीं कर पाए। तो हाँ, ये नोटेशन काफी डेंस है और थकाऊ भी, लेकिन ये सामान्य भाषाओं के विपरीत काफी सटीक भी हैं। इसमें गलतियां और अस्पष्ट तर्कों के लिए कोई जगह नहीं है। और सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि ये आपको फॉर्मल सिस्टम की प्रॉपर्टीज को साबित करने की पूरी आजादी देता है। हिल्बर्ट चाहते थे गणित के बारे में 3 बड़े सवालों का जवाब होना चाहिए। नंबर 1, क्या गणित पूर्ण है? मतलब क्या हर सही स्टेटमेंट को सिद्ध करने का एक न एक तरीका है? क्या हर सत्य कथन का कोई प्रूफ नंबर मौजूद होगा? नंबर 2, क्या मैथमेटिक्स कंसिस्टेंट है? इसका अर्थ है कि क्या ये विरोधाभासों से मुक्त है? मेरा मतलब अगर आप ए को साबित कर सकते हैं और साथ साथ ए नहीं है को भी साबित कर सकते हैं तो ये एक वास्तविक समस्या है, क्योंकि आप फिर कुछ भी साबित कर सकते हैं। और नंबर 3, क्या मैथ को डिसाइड किया जा सकता है? मतलब क्या ऐसा कोई एल्गोरिदम है जो हमेशा ये निर्धारित कर सके कि कोई स्टेटमेंट एक्सियम से निकल रहा है या नहीं? अब हिल्बर्ट को यकीन हो गया था कि इन तीनों सवालों का जवाब है हां। 1930 में एक बहुत बड़ी कॉन्फ्रेंस में हिल्बर्ट ने इन सवालों के बारे में बड़े जोशीले अंदाज में एक भाषण दिया। उन्होंने इसे एक ऐसी पंक्ति के साथ समाप्त किया जो उनके फॉर्मलिस्ट सपने का सार प्रस्तुत करती है। ये थी मूर्ख इग्नोरेबिमस के विपरीत। इग्नोरेबिमस का मतलब है हम नहीं जानेंगे। हमारा नारा होगा हमें पता होना चाहिए, हम पता करेंगे। और यही शब्द उनकी कब्र पर लिखे हुए हैं। लेकिन जब तक हिल्बर्ट ने यह भाषण दिया तब तक उनका सपना बिखरना भी शुरू हो चुका था।
ठीक एक दिन पहले उसी कॉन्फ्रेंस में एक छोटी सी मीटिंग में कर्ट कोडल नाम के एक 24 वर्षीय तर्कशास्त्री ने समझाया कि उसे हिल्बर्ट के पूर्णता के बारे में 3 बड़े प्रश्नों में से पहले का उत्तर मिल गया है और जवाब था नहीं। मैथमेटिक्स का एक कंप्लीट फॉर्मल सिस्टम बनाना नामुमकिन था, लेकिन उनकी बात पर सिर्फ एक व्यक्ति ने ध्यान दिया और वो थे हिल्बर्ट के पूर्व छात्रों में से एक जॉन वॉन न्यूमैन। वे गोडेल से कुछ और सवाल पूछने के लिए उन्हें एक तरफ ले गए, लेकिन अगले ही वर्ष गोडेल ने अपने इनकम्प्लीटनेस थ्योरम का एक प्रमाण प्रकाशित किया और इस बार हिल्बर्ट सहित सभी ने इस पर ध्यान दिया। गोडेल का प्रूफ कुछ इस तरह काम करता है। गोडेल लॉजिक और मैथमेटिक्स के सिस्टम के बारे में उठे सवालों के जवाब देने के लिए भी लॉजिक और मैथमेटिक्स का उपयोग करना चाहते थे और इसलिए उन्होंने मैथमेटिकल सिस्टम के इन सभी बुनियादी सिंबल्स को ले लिया और फिर उन्होंने प्रत्येक को एक एक नंबर दे दिया। इसे सिंबल्स गोडेल नंबर के रूप में जाना जाता है। तो नॉट के लिए जो सिंबल है उसे नंबर 1 दिया जाता है, और का गोडेल नंबर 2 है, इफ देन को इसको दिया है गोडेल नंबर 3। अब यदि आप इन सभी सिंबल्स को नंबर्स के रूप में व्यक्त कर रहे हैं तो फिर नंबर्स को किस प्रकार व्यक्त करेंगे? 0 को उसका गोडेल नंबर दिया जाता है जो कि 6 है, और यदि आपको नंबर 1 लिखना है तो आप इसके ठीक बाद में आने वाला सिंबल लगा दीजिए। 0 के ठीक वाला सक्सेसर 1 है, और यदि आप 2 लिखना चाहते हैं तो आपको SS0 लिखना होगा, और अब ये 2 को व्यक्त करता है और इसी तरह से आप किसी भी पॉजिटिव इंटीजर को रिप्रेजेंट कर सकते हैं। माना कि पेचीदा बहुत है, लेकिन ये काम करता है और यही इस सिस्टम की खूबी है। इसलिए अब जब हमारे पास सभी बेसिक सिंबल्स के लिए एक एक गोडेल नंबर है और उन सभी नंबर्स के लिए भी है जिनका हम उपयोग करना चाहते हैं, तो हमको इक्वेशन लिखते हैं। जैसे हम 0 = 0 लिख सकते हैं, तो इन सिंबल्स के गोडेल नंबर हैं 6, 5 और 6। और असल में हम एक नया कार्ड बना सकते हैं जो इस 0 = 0 के इक्वेशन को दर्शाता है, और जिस तरह से हम इसे करते हैं वो कुछ यूं है कि हम 2 से शुरू होने वाले प्राइम नंबर लेते हैं और हम उनमें से प्रत्येक को हमारे इक्वेशन के सिंबल्स के गोडेल नंबर के पावर पर चढ़ा देते हैं। तो हमारे पास है 2 to the power of 6 times 3 to the power of 5 times 5 to the power of 6 जो इक्वल टू है 243 मिलियन के। तो 243 मिलियन पूरे इक्वेशन 0 = 0 के लिए है एक गोडेल नंबर। हम ऐसे किसी भी इक्वेशन के सेट्स के लिए छोटे नंबर लिख सकते हैं जिनकी आप कल्पना कर सकते हैं। तो असल में ये कार्डों का एक इन्फिनिटी डेक है, जहां यदि आप सिंबल्स के किसी भी सेट को सीक्वेंस में लिखना चाहते हैं तो आप उसे एक यूनिक गोडेल नंबर से व्यक्त कर सकते हैं। और इस गोडेल नंबर की खूबसूरती यह है कि आप इसका एक प्राइम फैक्टराइजेशन कर सकते हैं और आप ये पता लगा सकते हैं कि ये कार्ड कौन से सिंबल से बना है। तो कार्ड्स के इस पूरे पैक में सच्चे स्टेटमेंट्स होंगे और झूठे स्टेटमेंट्स भी होंगे। तो आप किसी चीज को सच कैसे साबित करेंगे? आपको एक्सियम पर जाने की जरूरत है। एक्सियम्स के खुद के भी गोडेल नंबर्स होते हैं जो उसी तरह से बनाए जाते हैं। तो यहाँ एक एक्सियम है जो कहता है कि किसी भी नंबर x का सक्सेसर 0 के बराबर नहीं होता है। बात ठीक भी है, क्योंकि इस सिस्टम में कोई भी नेगेटिव नंबर नहीं है और इसीलिए किसी भी नंबर का सक्सेसर 0 नहीं हो सकता है। इसीलिए हम इस एक्सियम को नीचे रख देते हैं और फिर हम x की जगह 0 को सब्स्टिट्यूट कर देते हैं, जो ये कहेगा कि 1 0 के बराबर नहीं है। और ये हमने एक प्रूफ क्रिएट कर लिया है। ये वो सबसे सरल प्रूफ है जिसके बारे में मैं सोच सकता हूं, जो ये दर्शाता है कि 1 0 के बराबर नहीं है। अब ये 1 और 0 इक्वल नहीं है। इस वाले कार्ड को भी अपना खुद का गोडेल नंबर मिल जाता है और जिस तरीके से हम इस गोडेल नंबर को कैलकुलेट करते हैं वो पहले जैसा ही है। हम प्राइम नंबर्स लेते हैं और हम 2 एक्सियम इंटू 3 के पावर पर रेज करके इसको एक नोट इक्वल टू 0 के पावर पर रेज करते हैं और इसमें हमें एक बहुत ही बड़ा नंबर मिलता है। यदि आप इसको कैलकुलेट करेंगे तो इसमें 73 मिलियन डिजिट निकलेंगे। इसीलिए मैं इसे सिर्फ एक एक्सपोनेंशियल नोटेशन से दिखाकर छोड़ देता हूँ। जैसा कि आप देख सकते हैं ये नंबर बहुत बड़े हो सकते हैं और इसलिए आप इन्हें केवल लेटर से ही याद रख लीजिएगा। तो हम कह सकते हैं कि ये गोडेल नंबर ए है और ये है गोडेल नंबर बी और ये गोडेल नंबर सी और इसी तरह आगे भी। गोडेल इतनी सारी परेशानियों से गुजर कर ये वाला कार्ड ढूंढ लेता है जिस पर लिखा है कि गोडेल नंबर जी के स्टेटमेंट के लिए कोई भी प्रूफ मौजूद नहीं है। इसमें ट्रिक ये है कि इस कार्ड का गोडेल नंबर जी है।
तो ये स्टेटमेंट असल में ये कह रहा है कि ये कार्ड साबित नहीं किया जा सकता। इस कार्ड के लिए हमारे इन्फिनिटी डेक में कहीं भी कोई भी प्रूफ नहीं है। अब जरा ये सोचिए, यदि ये झूठा है और इसका प्रूफ है, तो आपने अभी अभी जो साबित किया है वो ये कि कोई प्रूफ नहीं है, तो आप इस विरोधाभास में फंस गए हैं। इसका मतलब यह होगा कि मैथमेटिकल सिस्टम इनकंसिस्टेंट है। दूसरा विकल्प यह है कि यह कार्ड सत्य ही है। कोडेल नंबर जी वाले स्टेटमेंट के लिए कोई भी प्रूफ मौजूद नहीं है, लेकिन इसका मतलब है कि इस मैथमेटिकल सिस्टम में ऐसे सच्चे स्टेटमेंट हैं जिनका कोई भी प्रूफ नहीं है। इसलिए आपका मैथमेटिकल सिस्टम इनकम्प्लीट या अधूरा है, और यही है गोडेल का इनकम्प्लीटनेस थ्योरम। इसी तरह यह दिखाता है कि कोई भी बेसिक मैथमेटिकल सिस्टम जो कि फंडामेंटल अर्थमेटिक कर सकता है, उसके भीतर हमेशा ऐसे स्टेटमेंट होंगे जो सत्य तो हैं लेकिन उनका कोई प्रूफ नहीं है। टीवी शो द ऑफिस में एक लाइन है जो गोडेल्स के प्रूफ के सेल्फ रेफरेंस विरोधाभास को आसानी से समझाती है। Jim is my enemy, but it turns out that Jim is also his own worst enemy. And the enemy of my enemy is my friend. So Jim is actually my friend. But because he is his own worst enemy, the enemy of my friend is my enemy. So actually Jim is my enemy. But गोडेल के इनकम्प्लीटनेस थ्योरम का अर्थ है कि सच और प्रोबेबिलिटी यानी सिद्धता एक ही चीज नहीं होती है। हिल्बर्ट गलत था। गणित के बारे में हमेशा ऐसे सत्य कथन होंगे जिन्हें सिद्ध नहीं किया जा सकता है। हिल्बर्ट खुद को इस उम्मीद के साथ सांत्वना दे सकता था कि कम से कम अभी तो ये साबित कर सकते हैं कि मैथ कंसिस्टेंट है, यानी विरोधाभासों से मुक्त है। लेकिन फिर गोडेल ने अपना दूसरा इनकम्प्लीटनेस थ्योरम प्रकाशित किया, जिसमें उन्होंने दिखाया कि गणित का कोई भी फॉर्मल सिस्टम अपनी खुद की स्थिरता साबित नहीं कर सकता है। लेकिन फिर गोडेल ने अपना दूसरा इनकम्प्लीटनेस थ्योरम प्रकाशित किया, जिसमें उन्होंने दिखाया कि गणित का कोई भी फॉर्मल सिस्टम अपनी खुद की स्थिरता साबित नहीं कर सकता। गोडेल के दोनों थ्योरम को एक साथ रखें तो वे कहते हैं कि बस ज्यादा से ज्यादा आप यही उम्मीद कर सकते हैं कि मैथ का कोई सिस्टम कंसिस्टेंट हो सकता है, लेकिन वो अधूरा रहेगा। लेकिन इस तरह का सिस्टम अपनी खुद की कंसिस्टेंसी साबित नहीं कर सकता है। इसलिए भविष्य में कुछ ऐसे विरोधाभास हमेशा सामने आ सकते हैं जिससे ये पता चलेगा कि जिस सिस्टम के साथ आप काम कर रहे थे वो पूरे समय इनकंसिस्टेंट था। और इसलिए अब सिर्फ हिल्बर्ट का तीसरा और अंतिम बड़ा प्रश्न बचता है, क्या गणित डिसाइड किया जा सकता है? 1936 में एलन ट्यूरिंग ने इस प्रश्न को हल करने का एक तरीका खोज निकाला, लेकिन ऐसा करने के लिए उन्हें आधुनिक कंप्यूटर का आविष्कार करना पड़ा। उनके समय में कंप्यूटर कोई मशीन नहीं होते थे, बल्कि लोग होते थे। अक्सर महिलाएं होती थीं जो लंबे और थकाऊ कैलकुलेशंस करती थीं। ट्यूरिंग ने एक पूरी तरह से मैकेनिकल कंप्यूटर की कल्पना की। वो चाहते थे कि ये इतना पावरफुल हो कि जिस किसी कैलकुलेशन की कल्पना करो ये करने में सक्षम हो, लेकिन वो इतना सिंपल भी हो जिससे कि आप उसके ऑपरेशंस को समझ सकें। इसलिए उन्होंने एक ऐसी मशीन बनाई जो इनपुट के रूप में लेती थी स्क्वायर सेल्स की एक असीमित लंबी टेप को। प्रत्येक सेल में एक 0 या एक 1 होता था। इस मशीन में एक रीड राइट हेड होता था जो एक बार में एक डिजिट पढ़ सकता था। तो ये केवल कुछ कार्यों में से एक को परफॉर्म कर सकती है, जैसे कि एक नई वैल्यू को ओवरराइट करना, बाएं खिसकाना, दाएं खिसकाना, या फिर बस रुक जाना। रुकने या हॉल्टिंग का अर्थ है प्रोग्राम पूरा रन हो चुका है। एक प्रोग्राम आंतरिक इंस्ट्रक्शंस के एक सेट से बना होता है। आप इसे एक फ्लो चार्ट की तरह सोच सकते हैं जो मशीन को बताता है कि उसके द्वारा पढ़े गए डिजिट्स और उसकी आंतरिक स्थिति के आधार पर क्या करना है। आप इन इंस्ट्रक्शंस को किसी अन्य ट्यूरिंग मशीन में एक्सपोर्ट करने की कल्पना कर सकते हैं और वो मशीन बिल्कुल पहली मशीन की तरह परफॉर्म करेगी। हालांकि ये सुनने में आसान लगता है, लेकिन एक ट्यूरिंग मशीन की मेमोरी और प्रोग्राम दोनों ही बहुत बड़े होने का मतलब है कि अगर इसे पर्याप्त समय दिया जाए तो ये कोई भी कंप्यूटेबल एल्गोरिदम एग्जीक्यूट कर सकती है। जोड़ने और घटाने से लेकर संपूर्ण यूट्यूब एल्गोरिदम तक ये वो सभी कुछ कर सकती थी जो एक आधुनिक कंप्यूटर कर सकता है। इसी बात ने ट्यूरिंग मशीन को डिसाइबिलिटी को लेकर हिल्बर्ट के प्रश्न का उत्तर देने में इतना उपयोगी बना दिया। जब एक ट्यूरिंग मशीन रुकती है तो प्रोग्राम का रन होना समाप्त हो जाता है और टेप उसका आउटपुट होता है। लेकिन कभी कभी एक ट्यूरिंग मशीन रुकती ही नहीं है, शायद ये एक अनंत लूप में फंस जाती है। तो क्या ये पहले से बताना संभव है कि कोई प्रोग्राम एक विशेष इनपुट देने पर रुकेगा या नहीं? ट्यूरिंग ने रियलाइज किया कि ये हॉल्ट या रुकने वाली प्रॉब्लम बहुत हद तक डिसाइडेबिलिटी प्रॉब्लम जैसी थी। यदि वो ये पता लगाने का कोई तरीका खोज लेते कि क्या ट्यूरिंग मशीन रुकेगी या नहीं, तो फिर ये भी तय करना संभव हो जाता कि कोई स्टेटमेंट किसी एक्सियम से निकलता है या नहीं। उदाहरण के लिए आप एक ट्यूरिंग मशीन का प्रोग्राम लिखकर
ट्विन प्राइम कंजक्शन को हल कर सकते हैं, जो कि एक्सियम से शुरू होता है और उन सभी थ्योरम को कंस्ट्रक्ट करता है जिन्हें इन्फेरेंस के नियमों का उपयोग करके एक स्टेप में प्रोड्यूस किया जा सकता है। फिर ये उन सभी थ्योरम का निर्माण करता है जो एक स्टेप में उत्पन्न किए जा सकते हैं, और वैसे ही आगे भी। जब जब ये एक नया थ्योरम जनरेट करती हैं तब तब ये चेक करती हैं कि वो ट्विन प्राइम कंजक्शन है या नहीं। अगर वो है तो ये रुक जाएगी, अगर वो नहीं है तो ये कभी भी नहीं रुकेगी। इसलिए यदि आप हॉल्ट होने वाली सभी प्रॉब्लम को हल कर सकते हैं तो आप ट्विन प्राइम कंजक्शन और अन्य सभी प्रकार के अनसुलझे प्रश्नों को हल कर सकते हैं। तो ट्यूरिंग ने कहा कि चलो मान लेते हैं कि हम एक एच नाम की ऐसी मशीन बना सकते हैं जो ये निर्धारित कर सकती है कि कोई ट्यूरिंग मशीन किसी विशेष इनपुट पर रुकेगी या नहीं। आप प्रोग्राम और उसके इनपुट को इंसर्ट कर दीजिए और जो भी होने वाला होगा एच उसे सिमुलेट करेगी। फिर ये या तो हॉल्ट या नेवर होल्ड को प्रिंट करेगी। अभी हमें ये चिंता करने की जरूरत नहीं है कि एज काम कैसे करेगी, हम बस ये मानेंगे कि ये हमेशा काम करती है, ये आपको हमेशा सही उत्तर देती है। अब हम इसमें अतिरिक्त कंपोनेंट्स को जोड़कर एज मशीन को मॉडिफाई कर सकते हैं। पहला, अगर ये आउटपुट हॉल्ट प्राप्त करती है तो ये तुरंत अनंत रूप में चली जाएगी। दूसरा, अगर ये नेवर हॉल्ट प्राप्त करती है तो ये तुरंत रुक जाएगी। हम इस पूरी नई मशीन को एज प्लस कह सकते हैं और हम इस पूरी मशीन के लिए प्रोग्राम को एक्सपोर्ट भी कर सकते हैं। अब क्या होगा यदि हम इस मशीन को अपना कोड, प्रोग्राम और इनपुट दोनों के ही रूप में दे दें? अब एच वो सिमुलेट कर रही है जो एच प्लस करेगी अपना इनपुट मिलने के बाद। दरअसल एच को एक मशीन के व्यवहार को निर्धारित करना है और ठीक इसी परिस्थिति में एच खुद इस मशीन का हिस्सा है। अगर एच ये निष्कर्ष निकालती है कि एच प्लस कभी भी नहीं रुकती है तो ये बात एच प्लस को तुरंत ही रोक देगी। और अगर एच सोचती है कि एच प्लस रुक जाएगी तो ये पक्के तौर पर एच प्लस को लूप में चलते रहने पर मजबूर कर देगी। हालांकि मशीन एच जो भी आउटपुट देती है वो गलत होता है। ये एक विरोधाभास है। इसका एक ही एक्सप्लेनेशन हो सकता है, जैसे कि एच कोई मशीन हो ही नहीं सकती। सामान्य तौर पर यह बताने का कोई तरीका नहीं है यदि कोई ट्यूरिंग मशीन किसी दिए गए इनपुट पर रुकेगी या नहीं। और इसका मतलब है कि गणित अनडिसाइडेबल है। ऐसा कोई एल्गोरिदम नहीं है जो हमेशा ये निर्धारित कर सके कि कोई स्टेटमेंट किसी एक्सियम से डिराइव किया जा सकता है या नहीं। इसलिए ट्विन प्राइम कंजक्चर जैसी कोई भी चीज सॉल्व नहीं की जा सकती। हम शायद कभी नहीं जान पाएंगे कि ट्विन प्राइम असीमित होते हैं या नहीं। अनडिसाइडेबिलिटी की समस्या क्वांटम मैकेनिक्स के फिजिक्स सिस्टम में भी पैदा हो जाती है। कई बॉडीज वाले किसी सिस्टम की सबसे महत्वपूर्ण प्रॉपर्टीज में से एक है इसके ग्राउंड स्टेट और पहले एक्साइटेड स्टेट के बीच एनर्जी का अंतर। इसे स्पेक्ट्रल गैप के नाम से जाना जाता है। कुछ सिस्टम्स में स्पेक्ट्रल गैप बहुत बड़ा होता है जबकि दूसरों में कोई गैप नहीं होता है। एनर्जी लेवल्स निरंतर रूप से ग्राउंड स्टेट तक बने रहते हैं और ये महत्वपूर्ण है क्योंकि कम तापमान पर गैपलेस क्वांटम सिस्टम फेज ट्रांजिशन से गुजर सकते हैं, जबकि गैप वाले सिस्टम ऐसा नहीं कर सकते। उनके पास स्पेक्ट्रल गैप को पार करने के लिए आवश्यक एनर्जी नहीं होती। लेकिन ये पता लगाने के लिए कि क्या कोई सिस्टम गैप वाला है या गैपलेस है, ये लंबे समय से बहुत मुश्किल प्रॉब्लम मानी जाती रही है। केवल हाल ही में 2015 में गणितज्ञों ने साबित किया कि सामान्य तौर पर स्पेक्ट्रल गैप का सवाल अनडिसाइडेबल है। इन ऑथर्स का कहना है किसी मटेरियल के कणों के बीच रहे माइक्रोस्कोपिक इंटरेक्शन का एक कंप्लीट विवरण भी इसके मैक्रोस्कोपिक गुणों के बारे में जानने के लिए हमेशा पर्याप्त नहीं होता है। अब ये बात याद रखिए कि ट्यूरिंग ने अपनी मशीनों को जितना संभव हो सके उतना शक्तिशाली कंप्यूटर बनने के लिए डिजाइन किया था। आज तक भी सबसे अच्छा कंप्यूटेशनल सिस्टम वही है जो वो सब कर सकता है जो एक ट्यूरिंग मशीन कर सकती थी। इसे कहा जाता है ट्यूरिंग कंप्लीटनेस। और ये पता चला है कि ऐसे कई ट्यूरिंग कंप्लीट सिस्टम हैं। हालांकि वे शक्तिशाली हैं, लेकिन ट्यूरिंग का हर कंप्लीट सिस्टम किसी न किसी अड़चन के साथ आता है, जो कि हॉल्टिंग प्रॉब्लम का इसका खुद का एनालॉग होता है। ये सिस्टम की कोई अनप्रेडिक्टेबल प्रॉपर्टी होती है। वैंग टाइलें ट्यूरिंग कंप्लीट हैं। उनकी हॉल्टिंग प्रॉब्लम यह है कि वे किसी सतह को टाइल कर पाएंगे या नहीं। जटिल क्वांटम सिस्टम भी ट्यूरिंग कंप्लीट होते हैं और उनकी हॉल्टिंग प्रॉब्लम होती है स्पेक्ट्रल गैप का सवाल। और द गेम ऑफ लाइफ भी ट्यूरिंग कंप्लीट है। इसकी हॉल्टिंग प्रॉब्लम लिटरली ये है कि ये हॉल्ट होगा या नहीं। और भी कई उदाहरण हैं इसके, जैसे एयरलाइन टिकटिंग सिस्टम, मैजिक द गैदरिंग, पावर पॉइंट स्लाइड और एक्सेल स्प्रेडशीट। जितनी भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस चलन में हैं, लगभग हर एक को ट्यूरिंग कंप्लीट होने के लिए डिजाइन किया गया है। लेकिन थियरी के हिसाब से हमें केवल एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज की आवश्यकता है, क्योंकि आप किसी भी ट्यूरिंग कंप्लीट सिस्टम का उपयोग करके कुछ भी प्रोग्राम कर सकते हैं। तो यहाँ गेम ऑफ लाइफ के खेल के अंदर एक ट्यूरिंग मशीन है।
और चूंकि गेम ऑफ लाइफ अपने आप में ट्यूरिंग कंप्लीट है, इसलिए इसे स्वयं को सिमुलेट करने में सक्षम होना चाहिए, और वास्तव में ये है भी। ये है गेम ऑफ लाइफ, जो गेम ऑफ लाइफ पर ही चल रहा है। डेविड हिल्बर्ट के सपने की असली विरासत है कंप्यूटेशन करने वाले हमारे सभी आधुनिक उपकरण। कर्ट कोडेल को जीवन में आगे जाकर मानसिक अस्थिरता का सामना करना पड़ा। उनके दिमाग में ये बात बैठ गई थी कि लोग उन्हें जहर देने की कोशिश कर रहे हैं, और उन्होंने खाना खाना ही छोड़ दिया, और आखिरकार भूख से उनकी मृत्यु हो गई 1943 में। 1930 का उनका नारा ही उनकी पहचान था, हमें पता होना चाहिए, हम जानेंगे। लेकिन सच तो यह है कि हम कभी भी नहीं जानते, और शायद हम जान भी नहीं सकते। लेकिन पता लगाने की कोशिश में नई चीजें खोज सकते हैं, वो चीजें जो दुनिया को बदल देती हैं। एलन ट्यूरिंग ने कंप्यूटरिंग के बारे में अपने आइडियाज का विश्व युद्ध 2 के दौरान एक प्रैक्टिकल उपयोग किया। ब्लेचले पार्क में उन्होंने उस टीम का नेतृत्व किया जिसने नाजियों के गुप्त कोड्स को क्रैक करने के लिए वास्तविक कैलकुलेटिंग मशीनें बनाई। एक अनुमान के अनुसार ट्यूरिंग और उनके सहयोगियों ने डिक्रिप्टेड संदेशों से जो खुफिया जानकारी एकत्र की गई थी, उसके कारण युद्ध 2 से 4 साल पहले खत्म हो गया। युद्ध के बाद ट्यूरिंग और जॉन वॉन न्यूमैन ने ट्यूरिंग के डिजाइनों के आधार पर पहला सच्चा प्रोग्राम करने के योग्य इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर ENIAC डिजाइन किया। लेकिन ट्यूरिंग अपने विचारों को और अधिक विकसित होते देखने के लिए जीवित नहीं रहे। 1952 में ब्रिटिश सरकार को जब पता चला कि वो समलैंगिक हैं, तो उन्हें घोर अभद्रता का दोषी ठहरा दिया। उनसे उनकी सिक्योरिटी क्लियरेंस छीन ली गई और उन्हें हार्मोन्स लेने के लिए फोर्स किया गया, और ट्यूरिंग ने 1954 में आत्महत्या कर ली। ट्यूरिंग ने दुनिया बदल दी। उन्हें बड़े पैमाने पर कंप्यूटर साइंस के सबसे महत्वपूर्ण संस्थापक के रूप में माना जाता है। सभी आधुनिक कंप्यूटर उन्हीं के डिजाइन्स की नकलें हैं, लेकिन कंप्यूटेबिलिटी के बारे में ट्यूरिंग के आइडियाज उनके ट्यूरिंग मशीन के कॉन्सेप्ट से आए थे, और यह आया था हिल्बर्ट के इस प्रश्न पर विचार करने से कि मैथ डिसाइडेबल है या नहीं। तो ट्यूरिंग की कोड ब्रेकिंग मशीन और सभी आधुनिक कंप्यूटर असल में उन अजीब विरोधाभासों से उत्पन्न होते हैं जो सेल्फ रेफरेंस से पैदा हुए हैं। गणित के पेंदे में एक छेद है, एक छेद जिसका अर्थ है कि हम निश्चित रूप से सब कुछ कभी नहीं जान पाएंगे। हमेशा ऐसे सत्य कथन रहेंगे जिन्हें सिद्ध नहीं किया जा सकता है, और आप सोच सकते हैं कि कैसे इस एहसास ने गणितज्ञों को पागल कर दिया होगा और इससे पूरा मैथमेटिकल एंटरप्राइज बिखर गया होगा। लेकिन उसकी बजाय इस प्रॉब्लम के बारे में सोचने की वजह से इन्फिनिटी का कॉन्सेप्ट पूरा ही बदल गया। एक विश्व युद्ध का रुख बदल गया और उस डिवाइस का आविष्कार हुआ जिस पर आप अभी ये वीडियो देख रहे हैं।